एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पास्ट सीन देखते हैं। युनवो और हेइन अपने हनीमून पर आए हुए होते हैं, वो साथ में घूम रहे होते हैं। तभी हेइन वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को देखती है जो कि अपनी वाइफ की ग्रेव पर आया हुआ होता है और फिर वो इसके बारे में युनवो को बताती है। लेकिन युनवो देखता है कि अब वो वहाँ से जा चुका होता है। तो हेइन कहती है कि मैंने अक्सर फिल्मों में भी देखा है कि लड़के अपनी वाइफ की ग्रेव पर डेली आते हैं और उन्हें फ्लावर देकर जाते हैं। युनवो कहता है लेकिन मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं करूँगा। हेइन कहती है लेकिन ऐसा क्यों? युनवो कहता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अगले दिन मैं भी मर जाऊँगा और तुम्हारे साथ आ जाऊँगा। ये सुनकर हेइन स्माइल करती है और कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो दोनों अपने हनीमून पर काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी सारी जगह पर घूमते हैं और साथ में अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। वहीं प्रेजेंट में देखते हैं हेइन सर्जरी के लिए मना कर देती है। तो युनवो से कहता है कि तुम्हें चॉइस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो और तुम्हें सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। फिर हम उस गाड़ी को देखते हैं जिसमें सोंग की डेथ हुई थी और पुलिस वाले उस गाड़ी की जाँच कर रहे होते हैं। वहीं हम यूनसंग को देखते हैं जो कि बैग पैक करके जा रहा होता है। सोली उसे कहती है तुम कहाँ जा रही हो? यूनसंग कहता है कि मैं जर्मनी हेइन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। सोली कहती है कि वहाँ पर पहले से युनवो है और वो लड़की मरने वाली है, तो तुम उसके लिए वहाँ पर क्यों जा रही हो? यूनसंग कहता है उसे कुछ भी नहीं होगा, उसकी सर्जरी होने वाली है और सर्जरी के बाद वो सब कुछ भूल जाएगी। सोली कहती है मतलब तुम्हें ये लगता है कि वो तुम्हें फिर से चांस देगी? यूनसंग कहता है कि कुछ भी हो सकता है, हम फिर से न्यू शुरुआत करेंगे। तो सोली कहते हैं तुम्हें रोकने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यूनसंग कहता है आपको मुझे पहले ही छोड़ना नहीं चाहिए था, मेरे पास मेरी फैमिली नहीं थी, हेइन के पास उसकी फैमिली थी। उसे देखकर मुझे उससे काफ़ी जेलस फील होता था, लेकिन उसके बाद मुझे उससे प्यार हो गया एंड अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये बोलकर यूनसंग वहाँ से चला जाता है। फिर हम युनवो को देखते हैं जो कि हेइन के रूम में आता है और देखता है कि हेइन सोई हुई होती है। वो वहाँ से चला जाता है लेकिन हेइन जाग रही होती है। फिर युनवो चर्च में आता है और हेइन के लिए प्रे कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हेइन आती है। युनवो कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर था? हेइन कहती है कि तुम यहाँ पर अक्सर आया करते थे, तो मुझे सब कुछ पता है। और वो कहती है कि तुम क्या प्रे कर रही हो कि मरने के बाद तुम्हें हेवन में जाना चाहिए, क्योंकि हम दोनों अब वहीं पर मिल सकते हैं। तो युनवो कहता है कि नहीं, मैं ये प्रे नहीं कर रहा था, मैं ये प्रे कर रहा था कि तुम्हारी सर्जरी अच्छे से हो जाए और तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ। फिर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे तुम्हें कुछ याद रहे या फिर नहीं। हेइन कहती है तुमने काफ़ी यूजलेस प्रे किया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये बोलकर हेइन वहाँ से चली जाती है और गाड़ी में युनवो से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें सोचने के लिए काफ़ी टाइम दे दिया है और मैंने डॉक्टर से तुम्हारी अपॉइंटमेंट बुक करवाई है। हेइन कहती है लेकिन मुझे पहले कहीं जाना है और वह युनवो को एक जगह पर लेकर आती है और कहती है क्या तुम्हें ये जगह याद है? हम हनीमून पर यहाँ पर आए थे। युनवो कहता है कि हाँ मुझे याद है और यहाँ पास में ही एक क्लब भी है, तुमने मुझे ड्रिंक करने के लिए मना किया था क्योंकि ड्रिंक करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा क्यूट लगता हूँ। हेइन कहती है कि हाँ, और फिर सभी लड़कियों की नज़र तुम्हारे ऊपर रहती थी। युनवो कहता है लेकिन मेरी नज़र सिर्फ तुम्हारे ऊपर थी। तो हेइन कहती है इन सभी जगहों से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और अगर मैं सब कुछ भूल गई तो ये जगह मेरे लिए एक नॉर्मल जगह हो जाएगी और तुम मेरे लिए एक स्ट्रेंजर बन सकते हो। बस इसीलिए मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहती। सर्जरी करवाने से अच्छा मैं अपनी यादों के साथ ही मरना पसंद करूंगी। ये बोलकर हेइन वहाँ से चली जाती है और युनवो इसके पीछे जा रहा होता है। वहीं हम ब्योमजा को देखते हैं जिसे हर जगह सिर्फ सोंग ही दिखाई दे रहा होता है। तो वो कहती है कि ब्योमजा खुद को संभालो, चलो शॉपिंग करने चलती है। लेकिन शॉपिंग करने के बजाय वो युनवो के गाँव आ जाती है और सोंग के घर के बाहर होती है। तभी वहाँ पर सुचुल आता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो ब्योमजा कहती है मैं तुम्हारे लिए पैनकेक्स लेकर आई हूँ। तभी वहाँ पर सोंग भी आ जाता है और ब्योमजा को कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे देखने के लिए आई हो? तो सुचुल कह देता है कि नहीं, ये तो मुझे पैनकेक्स देने के लिए आई थी। सोंग कहता है कि मैंने टी बनाई है, चलो साथ में पीते हैं। तो ब्योमजा भी उसके साथ टी पीने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर सुचुल आता है और सुचुल सोंग को कहने लगता है कि अब मैं काम करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने बेटे और डाहाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले सकूँ। तो ब्योमजा कहती है ये तो तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। सुचुल कहता है हाँ वैसे भी आप तो कुछ भी नहीं समझोगे, क्योंकि बस आपको तो सिर्फ एक्सपेंसिव चीज़ें पसंद है और मुझे तो नहीं लगता कि आपको ये टी भी पसंद आ रही होगी। ब्योमजा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तभी सुचुल के पास उसके पेरेंट्स की कॉल आती है कि हम यहाँ पर हैं। तो सुचुल वहाँ से चला जाता है। ब्योमजा भी जाने लगती है तो सोंग उसे कहता है कि तुम यहाँ पर फिर से आना। ये सुनकर ब्योमजा स्माइल करती है, सोंग भी स्माइल करता है और ब्योमजा वहाँ से चली जाती है। फिर सुचुल घर आता है और देखता है कि वहाँ पर उसके पेरेंट्स होते हैं और कहता है कि डाहाई कहाँ पर है? तो बोंगे कहती है कि डाहाई दोनों को घुमाने के लिए लेकर गई है। तभी वहाँ पर ब्योमजा भी आ जाती है और सभी साथ में बातें करने लगते हैं और ब्योमजू उन्हें बताता है कि हेइन ने सर्जरी करवाने के लिए मना कर दिया, तो अब हमें क्या करना चाहिए? सुचुल कहता है पहले हम उसे प्यार से समझाएंगे, अगर वो नहीं मानी फिर हम उसे डांटेंगे। उसके बाद वो सभी हेइन को वीडियो कॉल करते हैं। हेइन काफ़ी इमोशनल होती है
तो यमजा उसे कहती है कि तुम्हें सर्जरी करवानी चाहिए, सर्जरी के बाद तुम्हारी याददाश्त जा सकती है, लेकिन ये भी तो सोचो उसके साथ तुम्हारी सारी बैड मेमोरीज भी खत्म हो जाएगी। और हिनका बाबू से कहता है कि तुम युनवू के ऊपर गुस्सा मत करना, मैंने उसे तुमसे इस बात को छुपाने के लिए कहा था और तुम्हें सर्जरी करवानी चाहिए। क्या तुम्हें पता भी है कि युनवू ने तुम्हारी सर्जरी के लिए कितने सारे हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट किया है, तब जाकर उसे एक हॉस्पिटल मिला है। तो हेन कहती है कि हाँ मैं आपको समझ सकती हूँ, और वो कहती है कि मैं सर्जरी बस इसलिए नहीं करवाना चाहती, अभी मैं आप सबको जानती हूँ, आप मेरी फैमिली हो, लेकिन सर्जरी करवाने के बाद आप सभी मेरे लिए स्ट्रेंजर बन जाओगे, जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ये सुनकर इनका पापा काफ़ी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि तुम रेस्ट करो, हम तुमसे बाद में कॉल करेंगे। ये बोलकर वो लैपटॉप नीचे करता है, लेकिन उनकी आवाज़ें अभी भी हेन को आ रही होती है और सभी रो रहे होते हैं और सुजोल कह रहा होता है कि अब हम क्या करें, हम हेन को कैसे मनाएं, और हेन भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वहीं हम डायो को देखते हैं, तभी वहाँ पर सोली आती है। डायो से कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सोली कहती है कि तुम जो USB जुनों से लेकर आई हो मुझे वो चाहिए। तो चोन डायो कहती है कि मैं नहीं दूंगी, मैं वो पुलिस को दे दूंगी। तो सोली कहती है तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, तुम्हें USA में ही रहना चाहिए था, और तुम एक माँ हो, तुम्हें ऐसी बातें तो करनी ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बेटे को कौन संभालेगा? तुम्हें क्या लगता है ये फैमिली तुम्हारे बेटे की टेक केयर करेगा, जो कि उनका वंश है ही नहीं। तभी वहाँ पर किम सोन भी आ जाते हैं, जो कि उनकी बातें सुनने लगती है। तो डायो उसे कहती है मैं तुम्हारी बात समझ गई, लेकिन अगर तुमने मेरी फैमिली और सुजोल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी उनके पास किम सोन आते हैं और डायो को कहते हैं तुम ग्योनू को ठंड में क्यों घुमा रही हो, और उसे उठा लेती है। सोलू से कहती है क्या तुम्हें पता भी है कि चोन डायो कौन है? तो वो कहती है कि मैं जाना नहीं चाहती, और वो ग्योनू को वहाँ से ले जाती है। फिर हम युनवू को डॉक्टर के साथ देखते हैं और डॉक्टर उसे बताता है कि हमने आपको हेन की सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बता दिया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी सर्जरी करवाना चाहते हो या फिर नहीं। फिर युनवू हेन को रूम में देखने के लिए आता है तो देखता है कि हेन वहाँ पर नहीं होती। वहीं हम हेन को देखते हैं जो कि चर्च में आई हुई होती है, और वहीं युनवू हेन को ढूंढ रहा होता है और उसे लगता है कि शायद हेन चर्च में हो सकती है, तो वो चर्च में आता है, लेकिन हेन वहाँ पर नहीं होती। और जब वो वहाँ से बाहर जाने लगता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की प्रेयर्स होती है, और युनवू देखता है कि हेन ने वहाँ पर अपनी विश भी लिखी होती है, और हेन ने उसमें लिखा होता है कि भगवान मैं ये नहीं चाहती कि आप मुझे बचाओ, बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप मुझसे मेरी मेमोरी मत छीनो। फिर युनवू वहाँ से बाहर आता है तो देखता है वहाँ पर हेन बैठ कर रो रही होती है, वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन युनवू से हक करता है। तो हेन कहती है कि प्लीज़ मुझे मत रोको, मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहती, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। तो युनवू भी रोने लगता है और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम चिंता मत करो, मैं फिर से ड्रिंक करूंगा, तुम्हारे सामने क्यूट बनूंगा, तुम फिर से मेरे प्यार में पड़ जाओगी और हम दोनों फिर से न्यू स्टार्ट करेंगे। लेकिन हेन फिर भी नहीं मानती। तो युनवू कहता है कि चाहे तुम मुझे भूल जाओ, चाहे तुम मुझसे नफरत करो, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूँगा, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। लेकिन हेन फिर भी नहीं मानती, और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं और युनवू ने अपनी स्लीव्स रोल अप की हुई होती है और सारी लड़कियां उसे ही देख रही होती हैं। तो इस पर हेन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपनी रिंग दिखाते हुए कहती है कि हम दोनों मैरिड है, तुम्हें दूसरी लड़कियों को इम्प्रेस करना बंद करना होगा। तो युनवू कहता है मैं जो मर्जी करूँ, तुम्हें इससे क्या। फिर हम हेन की कंपनी में एम्प्लॉयज़ को देखते हैं, वहाँ पर सेक्रेटरी ना भी होती है, जो कि हेन के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि क्या ठीक होने के बाद हेन फिर से CEO बन जाएगी, उसे यहाँ पर वापस आ जाना चाहिए, वरना यूनसंग के साथ काम करते हुए हम बहुत ही ज़्यादा सफोकेट फील कर रही है। और वहीं आगे युनवू कॉल करके बता देते हैं कि तुम्हारे पीछे से सुयोंग का मर्डर हो चुका है। वहीं पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि उन्हें सुयोंग की गाड़ी पर जो फिंगरप्रिंट होते हैं उसका सस्पेक्ट मिल चुका होता है, और वो कह रहे होते हैं कि हमें वारंट जारी करना होगा और साथ में उसकी लोकेशन को भी ट्रैक करना होगा। वहीं हम देखते हैं कि हेन युनवू की स्लीव्स को नीचे कर रही होती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई देखे, और वहाँ पर यूनसंग भी आ जाता है, जो कि उन दोनों को देख रहा होता है और उसे काफ़ी गुस्सा आता है। फिर हम सोली और ग्रेस को देखते हैं। सोली ग्रेस को बताती है कि मैं चोन डाहे से मिली थी, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है, वो मेरे रास्ते में परेशानी खड़ी कर सकती है, तो उसे निपटने के लिए मैंने जुनहो को कॉल की है। फिर ग्रेस उसे कहती है कि क्या तुमने अपने लोगों को जर्मनी भेजा है? सोली कहती है कि हाँ, और वो वापस नहीं आने वाले हैं, तो तुम उन्हें पैसे दे देना। तो ग्रेस कह देती है कि ठीक है। फिर ग्रेस रूम में आती है और कहती है मुझे लगता है कि वो हेन को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो वो युनवू को कॉल करती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? युनवू कहता है कि हाँ। तो ग्रेस कहती है कि जब तक तुम वापस नहीं आते अपना और हेन का ख्याल रखना। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है, हालांकि वो ये नहीं बताती कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। तो उसकी बातें सुनकर युनवू को थोड़ा शक तो हो जाता है, तो वो भागते हुए बाहर हेन को गाड़ी में देखने के लिए आता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक ट्रक आकर युनवू की गाड़ी में टक्कर मारकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर युनवू बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और उस गाड़ी में आग भी लग जाती है।
और यूनवू गाड़ी की खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुल रही होती है, तो वो गाड़ी की विंडो को ही पंच करके तोड़ने लगता है। लेकिन यूनवू देखता है कि उसमें हेन नहीं होती। तभी वहाँ पर हेन आती है और यूनवू को आवाज़ लगाती है। तो यूनवू रोते हुए हेन के पास आता है। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। हेन कहती है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ है? और उसके हाथ देखती है, उसके हाथों में काफ़ी ब्लड होता है। हेन कहती है, तुम ये क्या कर रहे थे? तो यूनवू कहता है, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। और वो नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। तो हेन यूनवू को हक करती है और कहती है कि तुम चुप हो जाओ, सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो यूनवू को मेडिकल रूम में लेकर आती है, उसके हाथ पर पट्टी करती है और कहती है, तुम ठीक तो हो ना? यूनवू कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हेन कहती है कि क्या मेरे मरने के बाद भी तुम इसी तरह से रहोगे? यूनवू कहता है कि हाँ। हेन कहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। यूनवू कहता है कि क्यों? तो हेन कहती है, अगर तुम मेरी ग्रेव पर आकर रोगे तो वहाँ पर लड़कियों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि तुम्हें रोता हुआ देखकर सभी को तुम्हें हक करने का मन करेगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए मैं सर्जरी करवाना चाहती हूँ। ये सुनकर यूनवू काफ़ी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि क्या सच में? हेन कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि मेरी मेमोरी चली जाएगी, लेकिन अब मैं तुम्हें और नहीं रुला सकती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, बेशक मैं खुद को भूल जाऊँ। तो यूनवू से हक करता है और कहता है कि अगर तुम खुद को भूल भी गई तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम कौन हो और हमेशा तुम्हारी साइड रहूँगा। हेन कहते हैं कि हाँ, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। तो यूनवू से पूछता है, वैसे तुम गाड़ी के बाहर कब आई? तो हेन उसे बताती है कि जब मैं गाड़ी में बैठी हुई थी तो गाड़ी के बाहर मैंने उस आदमी को देखा था जो कि लीव वाली की चैन सेल करता था, और उससे मैंने एक की चैन ली भी है जो कि वो यूनवू को देती है। फिर हम किम सोन को देखते हैं जो कि उन तय को कह रही होती है कि मुझे लगता है कि मुझे डिवोर्स ले लेना चाहिए। मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा बिजी है कि वो मुझसे मिलने नहीं आ सकता। अपने बेटे को मैंने अब्रॉड भेजा हुआ है और मुझे तो नहीं लगता कि उसे मेरी याद आ रही होगी। तो यूनताई कहता है, क्या इस वजह से तुम डिवोर्स लेना चाहती हो? मीसू कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हस्बैंड मेरे ऊपर चीट कर रहा है, क्योंकि मैंने उसे एक बार कॉल की थी तो एक अमेरिकन लड़की ने कॉल पिक की थी। और वो रोते हुए यूनताई को बताने लगती है। तो यूनताई उसे संभालता है और कहता कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हें वो बिल्डिंग चाहिए थी ना, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं वो बिल्डिंग तुम्हें दे दूँगा। फिर हम सोचोल को देखते हैं जो कि एक शॉप पर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि शॉप का ओनर कहाँ है? सोचोल कहता है कि वो कुछ काम से गया है, तो मैं यहाँ पर उसकी जगह काम संभाल रहा हूँ। उसके बाद सोचोल बेगडू के रेस्टोरेंट में आता है और वहाँ पर लोगों को खाना बनाकर खिला रहा होता है। तभी वहाँ पर बेगडू आता है, देखता है कि उसके रेस्टोरेंट में तो काफ़ी भीड़ लगी होती है और सोचोल ने सारा का सारा सामान ख़त्म कर दिया होता है। तो वो सोचोल को कहता है कि सब कुछ क्या है? तो सोचोल कहता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, मैं चाहता हूँ कि लोग एक्सपेंसिव फूड के ऊपर अपना पैसा खर्च करें। ये सुनकर बेगडू को याद आता है कि ब्योमजू ने उसे कहा था कि हम अपना कचरा आपके पास छोड़कर जा रहे हैं, और ये याद करके वो सोचता है, अब मैं समझा कि वो मुझे वार्न कर रहा था। और वो सोचोल को कहता है कि यहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव रेमियोनी थे जो कि तुम फ्री में खिला रही हो। और ये सुनकर सोचोल भी काफ़ी चौंक जाता है। फिर घर जाकर सोचोल इसके बारे में डहाई को बताता है। डहाई कहती है, मतलब कि तुम्हें निकाल दिया गया है? सोचोल कहता है कि नहीं, मैंने हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और खुद ही रिज़ाइन दे दिया, लेकिन फिर भी मैं गिव अप नहीं करूँगा। और तभी डहाई एक सीन याद करती है, उसे जुनहो ने कॉल की थी और कहता है कि तुमने मेरा पासपोर्ट चुरा लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोरिया वापस नहीं आ सकता। मुझे पता है कि तुम यूनवू के होम टाउन में रह रही हो। डहाई कहती है, तुम कुछ भी मत करना, मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम कहोगे। तो जुनहो कहता है, अगर तुम सोचोल को प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो जो मैं एड्रेस तुम्हें बता रहा हूँ वहाँ पर आ जाना। डहाई कहती है कि ठीक है। और वहीं प्रेजेंट में डहाई सोचोल को कहते हैं कि कल हम अम्यूज़मेंट पार्क चलेंगे। तो सोचोल कहता है कि ठीक है। फिर अगले दिन सोचोल डहाई और ग्योनू के साथ अम्यूज़मेंट पार्क में जाता है और वो वहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। फिर डहाई उसे कहते हैं कि मैं कॉफ़ी पीना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए लेकर आ सकती हो? सोचोल कहता है कि हाँ, लेकिन जाने से पहले वो डहाई को ग्लव्स एंड स्कार्फ पहनाता है, फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद डहाई काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं और ग्योनू को लेकर वहाँ से चली जाती है। जब वहाँ पर सोचोल आता है, देखता है कि वहाँ पर डहाई नहीं होती। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है, उसे कॉल भी करता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती और वो पागलों की तरह वहाँ पर डहाई को ढूंढ रहा होता है। वहीं डहाई ग्योनू को लेकर वहाँ से जा रही होती है और तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि सोचोल अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है। और सोचोल भी माइक में कहने लगता है कि प्लीज़ डहाई, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए अपना 100% दूंगा। ये सुनकर पास के लोग कहने लगते हैं कि शायद बाद में पक्का लूज़र होगा, तभी उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा रही है। यह बात डहाई सुन लेते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा हस्बैंड लूज़र नहीं है, बल्कि वो दुनिया का सबसे अमेजिंग पर्सन है। और फिर वो ग्योनू को लेकर अनाउंसमेंट रूम के बाहर आते हैं और सोचोल उसे देखता है। वो बाहर आता है और डहाई को कहता है, तुम मुझे छोड़कर कहाँ पर जाने वाली थी?
तो डहाई रोने लगती है। सुचल उसे हक करता है। डहाई कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मेरा यहाँ से जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर रही हो। फिर हम हेन और यूनवू को देखते हैं। हेन कहते हैं कि आज यहाँ पर मेरी लास्ट नाइट होने वाली है। यूनवू कहता है उसके बाद तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तो हेन कहती है अब मुझे वो बातें कहो जो कि तुम उसे कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। यूनवू कहता है मैं तुमसे क्या ही कहूँ, क्या तुम्हें याद है तुम चाहती थी कि मैं हमेशा ही हमारी एनिवर्सरी याद रखूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान किया तब भी तुम मुझसे गुस्सा हो गई, और उसके बाद जब मैंने अपनी एनिवर्सरी पर कुछ नहीं किया तब भी तुम मुझसे गुस्सा हो गई। तो हेन कहते हैं तुम्हें मुझसे प्यार से बात करनी चाहिए थी। यूनवू कहता है मैं तुमसे कैसे बात करता, तुम हमेशा ही तो मेरे ऊपर गुस्सा रहती हो। हेन कहती है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी बातें ध्यान से सुनती हूँ। यूनवू कहता है देखो जरा अभी भी तुम गुस्सा ही कर रही हो। तो यूनवू से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हेन कहते हैं कि क्या। यूनवू कहता है तुमने ये कहा ना मैं तुम्हें वो कहूँ जो पहले मैं तुम्हें कह नहीं पाया था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और बस यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तो हेन उसे एक डायरी देती है और कहती है कि मैंने इसमें अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ लिखा है और मेरी याददाश्त जाने के बाद ये डायरी मेरी हेल्प करेगी, तो तुम इसे मेरे लिए संभाल कर रखना। तो यूनवू उसे ओपन करने लगता है। हेन कहते हैं कि इसे अभी मत खोलना, मेरी सर्जरी के टाइम तुम इसे रीड करना। यूनवू कहता है कि ठीक है। वहीं हम यूनवू और हेन की फैमिली को देखते हैं। दोनों ही काफ़ी घबराए हुए होते हैं कि हेन की सर्जरी का टाइम हो चुका है। वहीं हम देखते हैं कि हेन को सर्जरी के लिए लेकर जा रहे होते हैं और हेन यूनवू को रोते हुए कहती है कि प्लीज़ जब सर्जरी के बाद मैं अपनी आंखें खोलूं तो तुम मेरे सामने ही होना। यूनवू कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, और जब तुम अपनी आंखें खोलोगी तो तुम अपने सामने मुझे ही देखोगी। और फिर हेन को रूम में लेकर चले जाते हैं। लेकिन वहीं यूनवू तो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वहाँ पर रोने भी लगता है। उसके बाद हेन की सर्जरी कंप्लीट होने का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और यूनवू कहती है कि सियोंग को मारने के जुर्म में आपको अरेस्ट किया जाता है। यूनवू कहता है कि ऐसा नहीं है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पुलिस वाले उसे लेकर जा रहे होते हैं। यूनवू कहता है कि मैं नहीं जा सकता, मेरी वाइफ की सर्जरी हो रही है, मुझे यहीं पर रहना है। तभी वहाँ पर यूनसंग आता है। तो देखकर यूनवू काफ़ी चौंक जाता है। यूनसंग कहता है तुम हेन की चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूँगा। और वहीं हेन की सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। उसे रूम से बाहर लेकर आया जा रहा होता है। यूनवू उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस वाले यूनवू को वहाँ से ले जाते हैं। फिर ये न्यूज़ टीवी पर भी आ जाती है कि यूनवू को अरेस्ट कर लिया गया है। ये देखकर हेन की फैमिली काफ़ी घबरा जाते हैं कि अब हेन के पास कौन है। तो वो हॉस्पिटल के नंबर पर कॉल करते हैं। यूनसंग उसे पिक करता है और यूनसंग कहता है हेन की तुम चिंता मत करो, मैं हेन का ख्याल रखूँगा। उसकी फैमिली कहती है कि हम कल वहाँ पर आ जाएंगे। यूनसंग कहता है तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारे ऊपर माल प्रैक्टिस का इल्ज़ाम लगा, तुम्हारे ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने वाली है, तो तुम यहाँ पर आ ही नहीं सकते। ये सुनकर हेन की फैमिली को काफ़ी गुस्सा आता है। यूनसंग कहता है अब आप हेन की बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस हेन को मेरे हवाले सौंप दो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर हमें यूनवू और हेन के पास्ट के सभी मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हेन को होश आती है। यूनसंग उसे कहता है क्या तुम्हें होश आ गई, लेकिन हेन सबसे पहले यूनवू का नाम लेती है। यूनसंग कहता है अच्छा तो तुम्हें ये नाम याद है। हेन कहती है कि हाँ मुझे सिर्फ यूनवू का नाम ही याद है। तो यूनसंग उसे कहता है सर्जरी से पहले तुमने मुझे कहा था कि मुझे हमेशा तुम्हारे पास रहना है, तो मैं तुम्हारे होश में आने का वेट कर रहा था। और उसे अपनी और हेन की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि कॉलेज टाइम में हम डेट कर रहे थे लेकिन हमारा ब्रेकअप हो गया, फिर भी हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। और यूनवू तुम्हारा एक्स हस्बैंड है, क्योंकि उसने तुम्हें चीट किया था तो इसी वजह से तुमने उसे डिवोर्स दे दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूँगा। वही हम यूनवू को जेल में देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड होता है। और बाहर स्नोफॉल हो रही होती है तो वो स्नोफॉल को देखने लगता है और हेन की बात को याद करता है कि हेन ने कहा था कि मुझे तो लगा था कि मैं इस साल की स्नोफॉल देख ही नहीं पाऊंगी। और ये याद करके यूनवू रोने लगता है। वही हम हेन को देखते हैं, वो भी स्नोफॉल देख रही होती है। तो यूनसंग उसे कहता है मुझे पता है कि अभी तुम काफ़ी कंफ्यूज होगी, लेकिन तुम्हारी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है इसलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन तुम अपने दिमाग के ऊपर ज़्यादा जोर मत डालो, मैं हमेशा तुम्हारी साइड ही रहूँगा। फिर हेन अपनी फिंगर की नेल पेंट देखती है और ये देखकर उसे हार्ट में थोड़ा पेन होने लगता है और वो कहती है कि मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ। और उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। और एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि हेन यूनवू कह रही होती है कि मुझे अपने कॉलेज टाइम के बारे में बताओ। तो यूनवू कहता है कि मेरी कॉलेज लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी तो बताने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। हेन कहती है कि बस ऐसे ही। और जब हेन को सर्जरी के लिए लेकर जाते हैं तो हेन सिर्फ यूनवू का ही नाम ले रही होती है और कह रही होती है कि प्लीज़ हेन यूनवू का नाम कभी भी मत भूलना। और उसकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।